अब ये हिंदू का आर्टिकल है, जीएस पेपर 2 में इसको कोट कर सकते हैं। और इसका हेडिंग है क्राइम एंड कॉपीराइट इन्फ्रिजमेंट। बहुत अच्छा आर्टिकल है और इसमें रटने वाली कोई बात नहीं है, ये चीज आपको याद हो जाएगा, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, बहुत इजी है। इसमें कॉपीराइट के वायलेशन से रिलेटेड चीजों को बताया गया है। कॉपीराइट आप सब लोगों को पता होगा कि मैं कुछ क्रिएट कर रहा हूं और मेरे उस क्रिएशन को यदि कोई दूसरा बंदा चुरा लेता है, अपना नाम दे देता है, तो उसको कॉपीराइट इन्फ्रिजमेंट कहते हैं। इन्फ्रिजमेंट का मतलब वायलेशन। तो कॉपीराइट इन्फ्रिजमेंट से रिलेटेड है। और एक एक्ट आया था 1957 में, कॉपीराइट एक्ट ऑफ 1957। तो इसी के मतलब इसमें आपके कॉपीराइट को प्रोटेक्ट करने के रूल्स बनाए गए थे। और इसी के तहत पहले सजा तो 1 साल की निर्धारित थी, बाद में इसको 3 साल का कर दिया। कि मतलब यदि आपका कोई क्रिएटिविटी कोई दूसरा बंदा चुरा रहा है, तो उसको पहले 1957 के एक्ट के तहत 1 साल की सजा होती थी, और अभी 1973 के हिसाब से वो सजा आपका 3 साल कर दिया। बात यहीं पे रुक जाती तो बात अलग होती। एक और सुप्रीम कोर्ट का हिस्टोरिक जजमेंट आया, और ये जजमेंट ये कह रहा है कि नीट प्रो इंटरनेशनल वर्सेस स्टेट ऑफ एनसीटी जजमेंट। नीट KNIT, इसमें के साइलेंट है, ध्यान रखिएगा। नीट प्रो जजमेंट, नीट प्रो इंटरनेशनल वर्सेस द स्टेट ऑफ एनसीटी जजमेंट। इसने क्या बोला कि कॉपीराइट का वायलेशन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। इंडियन पॉलिटी में आप लोगों को पढ़ाया है मैंने, कॉग्निजेबल ऑफेंस और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। आप एक बार फिर से समझिएगा इस बात को, कॉग्निजेबल ऑफेंस किसको बोलते हैं और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस किसको बोलते हैं। कॉग्निजेबल ऑफेंस उसको बोलते हैं कि पुलिस ऑफिसर बिना किसी वारंट का, विदाउट वारंट वो किसी को अरेस्ट कर ले। और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस उसको बोलते हैं कि उसको वारंट मिला है प्रॉपर, और उसके बाद वो जाके अरेस्ट कर रहा है। कॉग्निजेबल ऑफेंस में ये कॉपीराइट को रख दिया इन्होंने। तो कॉग्निजेबल ऑफेंस में इसको रखा है। कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है, जैसे ये बहुत गंभीर आरोप लगता है ना, उसमें किसी वारंट की जरूरत नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे किसी का रेप कर दिया गया, रेप करके मार दिया गया, किसी का कत्ल कर दिया गया, उसमें पुलिस को मजिस्ट्रेट की इंक्वायरी करने की जरूरत नहीं है। मतलब पुलिस इंस्पेक्टर है या सब इंस्पेक्टर है या कोई भी बंदा है पुलिस का आदमी, वो बिना मजिस्ट्रेट की इंक्वायरी के यदि कहीं किसी को कोई मार दिया है, जान से किसी का रेप कर दिया है, तो उसको अरेस्ट कर सकता है। इसमें किसी वारंट की जरूरत नहीं। ये तो अच्छी बात है कि गंभीर आरोप के लिए कॉग्निजेबल, गंभीर आरोप जो भी होते हैं वो कॉग्निजेबल ऑफेंस में आता है। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में क्या होता है कि जो छोटे मोटे, जैसे मान लीजिए किसी ने मानहानि का दावा कर दिया, या कोई फ्रोजरी का छोटा मोटा चोरी कर लिया किसी ने, तो ये सब के लिए आपको मतलब चीटिंग कर लिया, डिफेमेशन का केस कर लिया, इसके लिए प्रॉपर उसको अरेस्ट वारंट दिया जाता है और तब जाके उसको अरेस्ट करते हैं। तो राइटर को इस बात से प्रॉब्लम है कि ये कॉपीराइट को कॉग्निजेबल ऑफेंस में क्यों रख दिया आपने, क्या ये इतना ज्यादा गंभीर मामला है, इसको रेप के साथ आप इंक्लूड कर रहे हो, कत्ल मतलब किसी की हत्या करने के मतलब इतना संगीन अपराध है क्या। और इसका फायदा, इसके नेगेटिव रिपरकशन क्या होंगे, इसके बारे में राइटर बहुत बहुत एक सिंपल लैंग्वेज में समझाया। समझिएगा इस बात को। जैसे मान लीजिए कि मैंने कुछ क्रिएट किया, फॉर एग्जाम्पल कि मैं कोई म्यूजिक क्रिएट किया, मैंने कोई म्यूजिक क्रिएट कर दिया, या कुछ भी ऐसी चीजें मैंने कुछ क्रिएट किया। जब आप क्रिएट करते हो ना कोई चीज, उसी समय से वो आपका उसके ऊपर कॉपीराइट हो जाता है। मतलब आपको कहीं पर रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं पड़ती है कि ये पेन मैंने बनाया है, ये कॉपीराइट मेरा है। मैंने बुक लिखा है तो मैंने कहीं रजिस्ट्रेशन नहीं कराया कि ये बुक मेरा है, इसीलिए मेरा ही कॉपीराइट होगा, कोई दूसरा नहीं बेच सकता है। अब कोई भी नहीं करता है। जिस दिन से आप उस चीज को क्रिएट करते हो, उस दिन से कॉपीराइट आपका अपने आप स्टार्ट हो जाता है कि आपका उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे कॉपीराइट। अब सपोज दैट कि मैं म्यूजिक में कोई कुछ म्यूजिक बनाया है, कोई म्यूजिक बना दिया। अब 10 दिन के बाद यदि टी सीरीज ने बोला कि ये तो मेरा मेरा क्रिएशन है, तुमने तो इसमें कुछ किया नहीं, तुमने तो थोड़ा बहुत इधर उधर करके बना दिया जबकि मैंने बनाया, बट टी सीरीज वाला कहेगा कि मैंने बना दिया क्योंकि वो मेरे से बड़ी कंपनी है। अब वो क्या करेगा, जाके कंप्लेन कर देगा पुलिस वाले को कि भैया देखो ये हमारा म्यूजिक चुरा लिया है, जबकि वो क्रिएशन मेरा था। ध्यान से समझिएगा इस बात को।
अब पुलिस में जो इंस्पेक्टर रैंक का है या सब इंस्पेक्टर रैंक का है, उनको क्या समझ में आएगा भाई कि ये किसका क्रिएशन है और किसका नहीं है। और इसमें तो कोई अरेस्ट वारंट की भी जरूरत नहीं। कॉग्निजेबल ऑफेंस है, आपको बताया मैंने। वो क्या करेगा, यदि मान लो टी सीरीज वाले ने थोड़ा पैसा खिला दिया, वो आएगा मुझे अरेस्ट करके लेके चला जाएगा। बहुत सिंपल सी बात है। तो इसका मिसयूज इस लेवल तक का होगा। मतलब जो इंडिविजुअल बंदे होंगे उनको, उनका क्रिएटिविटी सब चुरा लिया जाएगा बड़े बड़े कंपनीज के द्वारा। उनको धमकाने लगेंगे, वो कहेंगे मेरे यहाँ लाइसेंस कराओ, मेरे यहाँ रजिस्ट्रेशन कराओ, नहीं तो हम तुमको जाके केस कर देंगे। सिंपल सी बात। इसके साथ साथ इन्होंने ये भी बोला है कि फेयर यूज के लिए सेक्शन 52 ऑफ द कॉपीराइट एक्ट ये कहता है कि फेयर यूज के लिए आप यूज कर सकते हो, फेयर यूज के लिए आप किसी की क्रिएटिविटी यूज कर सकते हो, फेयर यूज के लिए। ये सेक्शन 52 ऑफ द कॉपीराइट एक्ट कहता है। सेक्शन 52 ऑफ द कॉपीराइट एक्ट क्या है ये समझिएगा। जैसे मान लो अभी नुपुर शर्मा है बीजेपी के स्पोक्स पर्सन, उसने कुछ कंट्रोवर्शियल रिमार्क्स दिए हैं, आप लोग देखिएगा। मैंने तो खैर नहीं देखा, लेकिन सुना है मैंने कि कुछ कंट्रोवर्शियल रिमार्क्स दिए हैं। बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है नुपुर शर्मा। यदि मैं आप लोगों को कोई वीडियो दिखा, मतलब कोई चीज समझा रहा हूँ, कोई पॉइंट क्लियर कर रहा हूँ, और उसमें नुपुर शर्मा का 4-5 सेकंड का वीडियो चला देता हूँ, तो ये कॉपीराइट नहीं होगा और इस पे मेरे ऊपर कोई केस नहीं किया जाएगा। मैं यदि आप लोगों को कुछ देशभक्ति की बात बता रहा हूँ और सुभाष चंद्र बोस का वीडियो लगा दिया, तो ये कॉपीराइट नहीं होगा। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा पेच है कि ये बहुत बड़े एक्सपर्ट भी नहीं बता पाते हैं कि ये एक्चुअली में जो मैं कर रहा हूँ फेयर यूज है या नहीं। आप समझ रहे हैं ना। यदि नुपुर शर्मा के वीडियो मैंने लगा दिया, तो ये बहुत थिन लाइन है। कोई कहेगा कि ये कॉपीराइट है और कोई कहेगा कि नहीं, ये तो हम फेयर यूज के लिए यूज कर रहे हैं। फेयर यूज मतलब कि अच्छे पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं। तो ये डिफ्रेंशिएट करना बहुत मुश्किल है। लोग कहते हैं कि एक राइटर ये बताते हैं कि एक्सपर्ट नहीं डिफ्रेंशिएट कर पाएगा, तो पुलिस लेवल के लोग क्या, जो सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर रैंक के हैं, वो क्या आइडेंटिफाई करेंगे कि ये फेयर यूज है कि नहीं यूज है। वो तो पैसा खिलाओ, सीधे जाके अरेस्ट कर लेंगे आपको। सिंपल सी बात। तो 1914 में इसीलिए राइटर ये कहते हैं कि क्रिमिनलाइजेशन ऑफ कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट करना ही क्यों, कॉपीराइट को एक क्रिमिनल एक्टिविटीज क्यों मान रहे हो आप। मतलब 3 साल की सजा, उसके बाद इसको कॉग्निजेबल ऑफेंस में रख दिए, वो कहां से, मतलब ही नहीं है इस चीज का। इन्होंने एक और हवाला दिया है कि 1914 में अंग्रेज एक एक्ट लेके आए थे, इंपीरियल कॉपीराइट एक्ट 1911। इंपीरियल कॉपीराइट एक्ट 1911 को इम्प्लीमेंट किया गया 1914। और एज इट इज इन्होंने, जब देश हमारा आजाद हुआ तो इस एक्ट को ऐसे ही रख दिया। भाई अंग्रेज क्यों रखे थे उसका अलग हिसाब किताब था। वो नहीं चाहते थे कि किसी तरीके से प्रोपागेट हो नेशनलिज्म की भावना, लेकिन इन्होंने एज इट इज वैसे ही रख दिया। हालांकि ये अंग्रेज से भी आगे चले गए। ये जो अंग्रेजों का एक्ट था इंपीरियल कॉपीराइट एक्ट 1911, ये सिर्फ और सिर्फ पैसे की पेनाल्टी लगाता था इनके ऊपर, कि पैसे मतलब मॉनेटरी पेनाल्टी होती थी। ये 1 साल 2 साल 3 साल का कैद नहीं करता। लेकिन इन्होंने तो ये भी कर दिया, पहले 1 साल किया, अब 3 साल कर दिया। इसके बाद इन्होंने बोला है ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। डब्ल्यूटीओ का एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। ये डब्ल्यूटीओ का एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक वर्टिकल है कह सकते हैं। इसने भी मना किया है कि 3 साल की सजा मत दो। ये तो इंडिया को मना किया है कि ये 3 साल की सजा आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में देते हो। हालांकि 3 साल की सजा इज जस्ट अ टिप ऑफ आइसबर्ग। आप कॉग्निजेबल ऑफेंस देखिए, मतलब इसको आप कहां से रिलेट कर रहे हैं। आप इसको रेप से रिलेट कर रहे हो, कत्ल से रिलेट कर रहे हो, हत्या से रिलेट कर रहे हो, संगीन जघन्य अपराध जिसको बोलते हैं ना, उससे आप रिलेट कर रहे हो। तो ये तो बहुत बहुत बड़ा, मतलब इतना ज्यादा नहीं करना चाहिए। कहने का मतलब 3 साल बहुत ज्यादा हो गया। और इसके साथ साथ कॉग्निजेबल ऑफेंस। इन्होंने ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ने ये बोला है कि आपको क्रिमिनलाइज करना ही है तो कॉपीराइट पायरेसी को क्रिमिनलाइज कर दो। कॉपीराइट पायरेसी क्या होता है, फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए कि एक कोई मूवी आई है, सपोज दैट कि कोई नई मूवी एक्स कोई मूवी आई है, वाई कोई मूवी आई है अभी, ठीक है ना। सिनेमा हॉल में मैं गया और मैंने उसको रिकॉर्ड कर लिया। मैं थिएटर में गया और मैंने उसको रिकॉर्ड कर लिया, और रिकॉर्ड करके मैं कमर्शियली उसको बेचने लगा। इसको कहते हैं कॉपीराइट पायरेसी। कि मैं बिजनेसमैन नहीं हूं, लेकिन मैंने वहां पे रिकॉर्ड किया
और रिकॉर्ड करके बेचने लगा। तो इसी को कॉपीराइट पायरेसी कहते हैं। राइट, ये जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम मैंने बताया आपको, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, तो इसने बोला है कि इसको क्रिमिनलाइज कर दो, इससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये 3 साल का सजा म्यूजिक के लिए, ये सब चीजें मत करिए। इन्होंने एग्जाम्पल भी दिया है कि इससे क्या होगा, जो मूवी बनाने वाले डायरेक्टर हैं या राइटर हैं या कंपोजर हैं, इनको बहुत ये फ्रीली काम नहीं कर पाएंगे। एक एग्जांपल दिया है कि रंग दे बसंती एक मूवी आई थी जिसका डायरेक्टर था ओम प्रकाश मेहरा। इसके ऊपर भी आरोप लगाते हैं कि इसने स्क्रिप्ट की चोरी की है, रंग दे बसंती, और इस पे केस चलता रहा चलता रहा चलता रहा, और फिर रिसेंटली इसको बरी किया गया उस केस। तो इस तरीके से यदि पुलिस का इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा तो कोई इंडिपेंडेंटली कोई आर्टिस्ट जो है ना वो काम नहीं कर सकेगा। राइटर यहीं पे कहते हैं कि इस बात को इसीलिए खत्म करने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है ये किसी भी तरीके से इसको जस्टिफाइड नहीं किया जा सकता है कि जो कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट है वो एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है और उसके लिए 3 साल की कैद हो सकती है। इस चीज के फेवर में राइटर नहीं है। थैंक यू सो मच।